नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को एक खुशखबरी देने जा रहा हूं। जो भी स्टूडेंट जिनको इंग्लिश से डर लगता है और आगे वो पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं या बहुत अच्छा अपना इंग्लिश को स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, दिल्ली पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हैं, बिहार पॉलिटेक्निक में पारा मेडिकल डेंटल का एग्जाम देना चाहते हैं या अपना इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी हम लोग लाए हैं। नयन क्लासेस अब तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का वीडियो देते आता था। आज जो है मैं अपना मित्र जो है काफी अच्छे टीचर हैं इंग्लिश का, उनको मैं इनवाइट किया कि आप मेरे चैनल पे आइए और कुछ मेरा बच्चों को प्रॉफिट दीजिए। तो देखो, मेरा चैनल आप लोग का प्यार से इतना पॉपुलर हुआ, तो मैं छोटा मोटा टीचर या जो ढंग का टीचर नहीं है इंग्लिश का, उसको मैं अपना प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता था। तो इसीलिए इंग्लिश का काफी अच्छा जानकार एकदम इतना अच्छा से इंग्लिश सिखाएंगे कि आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक वो ले जाएंगे। तो यदि आप इंग्लिश का पढ़ाई करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो उन्हीं का है। आप उनके तरीका देख लो, किस तरीके से वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, और नो डाउट आप बहुत अच्छा इंग्लिश स्पीकर बन सकते हो। क्लियर? ये कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश आपका सिलेबस में रहेगा तो ही पढ़ेंगे। बिना इंग्लिश का इंजीनियर कैसे बन पाओगे? क्या संभव है बिना इंग्लिश का इंजीनियर बन पाना? नहीं। और कुछ कुछ स्टेट में तो सिलेबस ही है, जैसे दिल्ली पॉलिटेक्निक में इंग्लिश का क्वेश्चन आएंगे तो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। बिहार पॉलिटेक्निक में पारा मेडिकल और पारा मेडिकल डेंटल में इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम लोग जो है आप लोग के लिए खुशखबरी लाए हैं। यूट्यूब पे भी आपको इंग्लिश का वीडियो मिलेगा और हम लोग का जो लर्निंग ऐप है इसमें भी आपको इंग्लिश का वीडियो मिलेगा। तो जल्दी से देख लीजिए विनोद सर का पढ़ाने का तरीका। हेलो एवरीवन, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको एक नए कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं और इस कोर्स का नाम है इंग्लिश स्पेशल कोर्स। तो मैं बताऊंगा कि इस कोर्स का क्या खास बात है, क्यों आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो देखिए, किसी भी एग्जाम में वही बच्चे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वही बच्चे अच्छे रैंक लाते हैं जो सभी सब्जेक्ट्स में मेहनत करते हैं। कोई बच्चा अगर किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करता है तो वे बच्चे कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, कभी भी उसका रैंक अच्छा नहीं हो सकता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट में कलेक्टिवली ध्यान देना होता है, तभी आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तभी आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए नैन क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश स्पेशल कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, नैन क्लासेस एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा अच्छे अच्छे कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसे आप घर बैठे भी बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं बताऊंगा इस कोर्स के फीचर्स के बारे में, इस कोर्स के क्या क्या फीचर्स है, आपको इंग्लिश कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इंग्लिश आपका बेनिफिट है, पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा यह कोर्स किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिल्ली पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक, ये दो जगह ऐसा है जहां पर आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा यह कोर्स किन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक की बात करें, अगर कोई भी बच्चा दिल्ली पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए मेरा ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पॉलिटेक्निक में इंग्लिश लैंग्वेज से टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वे 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात करें बिहार पॉलिटेक्निक का, तो बिहार पॉलिटेक्निक के खास करके पैरामेडिकल और एक पैरामेडिकल डेंटल, तो ये दो जगह ऐसा है जहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी आपको 15 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल हम कह सकते हैं 75 मार्क्स आपके यहाँ इस इंग्लिश लैंग्वेज से हो जाएंगे। और अगर हम बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस सब्जेक्ट से, और यहाँ पर अगेन हम कह सकते हैं कि 5 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए 50 मार्क्स के जो आपके पेपर हुए वो हो गया आपका क्या, इंग्लिश लैंग्वेज का।
तो देखिए मेरा ये कोर्स जो है, जो मैंने ये कोर्स बनाया है आपके लिए, ये कोर्स मेरा ना केवल दिल्ली पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए, बल्कि मेरा ये कोर्स वे बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं जो किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम हो जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर इंग्लिश जो पढ़ाऊंगा वो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, इसमें इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस कवर किए जाएंगे और इसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। देखिए बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे क्वेरी करते हैं कि सर मैं तो इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, मेरा इंग्लिश एकदम जीरो है, तो हम कैसे सीख पाएंगे। तो आपको बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है। आपने पहले कैसे सीखा, कहाँ सीखा, आपने पहले सरकारी स्कूल में पढ़ा या कन्वेंट स्कूल में पढ़ा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी आप सीखने के लिए कितना तैयार हैं, क्योंकि मैं जो आपको इस बैच में पढ़ाऊंगा एकदम से जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वैसे बच्चों को पढ़ाकर जिन बच्चों का इंग्लिश जीरो है, क्योंकि उन्हें सिखाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं उसे शुरू से ए से सिखा सकता हूँ, ए से लेकर के जेड तक सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं जो इस बैच में आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम ए से पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा और इस बैच में आपको ना केवल रूल रटवाया जाएंगे बल्कि साथ ही साथ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी होगा। हर तरह के डाउट आप इस बैच में आप हमसे पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, चाहे वो वर्ड मीनिंग का हो, वोकैबुलरी जैसे आपके इडियम्स फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, सभी तरह के आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो देखिए चलिए अब मैं बताता हूँ सबसे पहले कि आपको इंग्लिश कैसे पढ़ना चाहिए या फिर आपको इंग्लिश को लेकर के आपके अंदर किस तरह के मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है, जो इंग्लिश को लेकर के बहुत ही गलत धारणा रखते हैं, ठीक है। खास करके ये बच्चे वही बच्चे होते हैं, ठीक है, जिसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, और ये बच्चे इंग्लिश से बहुत डरते हैं और हमेशा डरते ही रहते हैं। तो एक बात तो फिक्स है कि आप किसी चीज़ से जितना पीछे भागोगे उतना ही आप उस चीज़ से दूर चले जाओगे और आप कभी भी उससे अब जुड़ नहीं पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश से जुड़ने के लिए मैं आपको यहाँ पर मैं आपके साथ आया हूँ। तो देखिए अगर लर्निंग की बात करें तो लर्निंग हमारे एटीट्यूड से शुरू होती है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई बच्चा कोई सब्जेक्ट को सीख नहीं पाता है, किसी सब्जेक्ट को जान नहीं पाता है, तो बताओ गलती कहाँ पर है। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए कि वेयर डज द प्रॉब्लम लाई। एक्चुअली क्या होता है, आपने कहावत सुना है, ठीक है, अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज द प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। यानी कि अगर कोई समस्या है तो समस्या को शुरू में हम ढूंढ लेते हैं, उसके जड़ को जान लेते हैं कि समस्या आखिर है कहाँ पर, तो समझ लीजिए कि हमारा समस्या आधा सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही है। तो देखिए अगर किसी बच्चा को इंग्लिश समझ में नहीं आता है या फिर कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, तो बताओ प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, या तो प्रॉब्लम टीचर में हो सकता है, ठीक है, या तो प्रॉब्लम टीचर में हो सकता है, या तो प्रॉब्लम आपके स्टूडेंट में हो सकता है, ठीक है, या तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, सब्जेक्ट में हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी देखो सीखने के लिए क्या है, एक तो सिखाने वाला, एक तो है सीखने वाला, और एक है सब्जेक्ट जिसे हम सीखते हैं। बात समझ में आ रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, मैंने अधिकतर बच्चों को क्या देखा है, बहुत ही बेशर्मी से सब्जेक्ट को बदनाम करते हैं। बच्चे कहते हैं सब्जेक्ट ही खराब है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाता है तो बहुत ही बेशर्मी से इंग्लिश लैंग्वेज को बदनाम करते हैं, बोलते हैं कि इंग्लिश मेरे लिए बना ही नहीं है, इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट अपने जगह पे सही होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम स्टूडेंट में होता है, ठीक है। प्रॉब्लम के लिए आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमारे अंदर में, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट आपके अनुसार चेंज नहीं होने वाला, बल्कि आपको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना पड़ेगा। तो कभी भी आप सब्जेक्ट को बदनाम मत कीजिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कभी भी सब्जेक्ट के जगह पे नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम हमारा सब्जेक्ट के जगह पे कभी नहीं हो सकता है। देखो प्रॉब्लम या तो टीचर में होगा या तो स्टूडेंट में होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो टीचर में प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, स्टूडेंट में प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, कभी देखो कहीं पर लर्निंग तभी होता है जब दोनों तरफ से इनपुट आता है, ठीक है। जब दोनों तरफ से इनपुट आएगा, दोनों तरफ से इनपुट आने का मतलब है कि टीचर का भी इनपुट होना चाहिए और स्टूडेंट का भी इनपुट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। देखो अगर टीचिंग एक जॉब है, अगर टीचिंग एक कला है, तो पढ़ना भी एक कला है, स्टूडेंट बनना भी एक कला है, स्टूडेंट बनना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत अच्छे से सिखाना और स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है
कि कभी कभी होता क्या है कि टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कभी कभी बच्चों को सिखाने वाले टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उस टीचर को बच्चे अच्छे नहीं मिलते हैं, बच्चे सीखने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से लर्निंग नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट अच्छे मिलते हैं, स्टूडेंट बहुत भूखा रहता है, ठीक है, सीखने को लेकर के बहुत ही जिज्ञासु रहता है, लेकिन उसको उस टाइप का टीचर नहीं मिलता है। अगर इस तरह के बच्चों को अगर ढंग का टीचर मिल जाए तो लर्निंग बहुत आसानी से हो सकती है, बच्चे बहुत जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे हमेशा क्यूरियस रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम या तो टीचर में या तो स्टूडेंट में। तो देखिए कभी कभी तो ऐसा होता है ना तो टीचर ही अच्छा होता है, ना ही तो स्टूडेंट अच्छा होता है, मतलब एक सवड़ा और एक काढ़ा, ठीक है, और पूरा चौपट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि टीचर को भी अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट को भी अच्छा होना चाहिए। मेरा सिखाने का फुल गारंटी है तो आपका भी सीखने का फुल गारंटी होना चाहिए। तो देखो अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं तो एटीट्यूड कभी भी आपको क्या रखना है, आपको रखना है कि हाँ हमें सीखना है, ठीक है। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको सिखाने वाला बिल्कुल सही आदमी मिला है, सही टीचर आपको मिला है, आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप इस तरीके से कभी भी इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, ठीक है। और इसके बाद आपके पेपर के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। होता क्या है कि इंग्लिश बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के साथ होता है क्या, देखो अगर आप मैथ का क्वेश्चन बना रहे हो और मैथ का समझ लो कि आपने मैथ का टेस्ट दिया और वो जो टेस्ट था, मैथ का जो टेस्ट था वो 50 मार्क्स का था, ठीक है। तो 50 मार्क्स में आपने क्या किया, 50 मार्क्स में आपने 30 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपका नहीं बना, मतलब 30 मार्क्स आपने लाए, 30 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, 20 क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पाए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे रीज़न पूछूं कि आपका 30 क्वेश्चन कैसे सही हो गया, तो आप रीज़न बता पाओगे कि मुझे उसका सॉल्यूशन पता था इसलिए मैंने 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि आपने 20 क्वेश्चन, बाकी के 20 क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाए, तो आपका कहना होगा कि मुझे उस बाकी के 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं टोटल क्वेश्चन बना लेता, ठीक है। यानी कि मैथ का अगर बात करें या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट का बात करें तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आप रीज़न दे पाते हो कि आपके आंसर सही क्यों हुए, आप 50 में से आपने 30 क्वेश्चंस को कैसे बना पाए और 20 क्वेश्चंस को कैसे नहीं बना पाए। मतलब आपके पास सही के लिए भी आंसर होता है, गलत के लिए भी आंसर होता है, आप आंसर दे पाते हैं, आप एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, देखो अब देखो मैथ का नहीं बात करते, अब हम लोग इंग्लिश का बात करते हैं। तो इंग्लिश के साथ होता क्या है, आपको 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया गया, ठीक है। अगेन आपने 50 क्वेश्चन में क्या किया, 30 क्वेश्चन आपके सही हो गए और 20 क्वेश्चन आपके सही नहीं हुए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपका 30 क्वेश्चन कैसे सही हो गया, तो आप बोलोगे पता नहीं, बस मेरा अंदर का आत्मा कहा कि यही होना चाहिए सही और मैंने टिक लगा दिया और मेरा सही हो गया। ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है ऐसा, ठीक है। तो जब मैंने आपसे पूछा कि 30 क्वेश्चंस आपके कैसे सही हो गए, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपको रीज़न एक्सप्लेन नहीं करने आया कि क्यों सही हुआ, बस आपने मार दिया और आपका सही हो गया। फिर आपसे पूछा जाए कि आपके 20 क्वेश्चन गलत क्यों हो गए, तो यहाँ भी आपका आंसर होगा कि मुझे नहीं पता क्यों गलत हो गए। यानी इंग्लिश बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर होता क्या है, क्यों सही हुआ पता नहीं, क्यों गलत हुआ पता नहीं, यानी दोनों स्थिति में आप रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आप एक्सप्लेन तभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप जो इंग्लिश का जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना, वो आप तुक्का लगा के बनाते हैं। अधिकतर बच्चों का आदत है इंग्लिश का जो क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करते हैं तो तुक्का लगाते हैं, कुछ सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चला गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी आप इंग्लिश पेपर को अगर तुक्का लगा के करेंगे तो कभी भी आप, ठीक है, निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि एक बार में आपको 30 क्वेश्चन सही हो गए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपका एक भी सही ना हो। तो तुक्का क्या है, तुक्का क्या कभी लग भी सकता है, कभी नहीं लग सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको जो इंग्लिश पढ़ना है वो रीजन के साथ पढ़ना है, और मैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा बिल्कुल रीजन के साथ पढ़ाऊंगा। आप खुद महसूस करोगे कि जब आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तो इस कोर्स के बाद आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप सभी क्वेश्चन के रीजन को एक्सप्लेन कर पाओगे कि आपका क्वेश्चन सही कैसे हुआ, आपका क्वेश्चन गलत कैसे हुआ। तो अगर देखिए, अगर आपको कोई टीचर इंग्लिश रीजन के साथ पढ़ाता है, हर बात का रीजन बताता है, तो इसका मतलब ये है कि आप सही जगह पे पढ़ रहे हो, और इस बार जो आपकी इंग्लिश की पढ़ाई होने वाली है वो बिल्कुल सही पढ़ाई होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं इस बैच में आपको रीजन के साथ इंग्लिश पढ़ाऊंगा, हर तरह के क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो देखिए, तो मैं अगर 3 तरह के स्टूडेंट्स के ग्रुप के बारे में बात करूं तो 3 तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। अगर मैं इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप के बारे में बात करूं तो 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट वैसे होते हैं जो लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनका एटीट्यूड क्या होता है, लेस कॉन्फिडेंट होता है, मतलब ऐसे बच्चों के पास इंग्लिश को लेकर के कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरह के स्टूडेंट की बात करें
तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और तीसरा जो होते हैं वो होता है कॉन्फिडेंट। वो क्या होते हैं? कॉन्फिडेंट होते हैं। तो इंग्लिश को लेकर के, ठीक है, मैंने 3 बच्चों का कैटेगरी बताया। तो देखो, लेस कॉन्फिडेंट वाले बच्चे वही होते हैं जिसका शुरू से ही इंग्लिश से कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि अब उसे आगे बढ़ना है, अब उसे एंट्रेंस एग्जाम देना है, पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अब उसे पढ़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जब पहले से वे बच्चे इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते और अचानक से किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि मैं अचानक से कैसे कर पाऊंगा, और उसी तरह के बच्चे तुक्का लगाते हैं या फिर इंग्लिश को छोड़ ही देते हैं या फिर 1-2 बार एग्जाम को अटेम्प्ट करते नहीं होता है तो फिर कभी एग्जाम आगे देते ही नहीं, केवल और केवल इंग्लिश के डर से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको लेस कॉन्फिडेंट होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है, 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे आप, और आपके इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ जाएगा। और देखिए, ये तो हुआ लेस कॉन्फिडेंट वाले लोग। अब मैं बात करता हूँ ओवर कॉन्फिडेंट वाले लोग। ओवर कॉन्फिडेंट वाले लोग खास करके कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए लोग होते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिसका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब स्पोकन इंग्लिश उसका बहुत अच्छा है। तो देखिए, स्पोकन इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, दैट्स क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, बिल्कुल अलग है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश का कंपैरिजन अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से करते हो तो बिल्कुल आप गलत हो, ठीक है। जैसे देखिए, अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बातचीत कर लेता है, तो ऐसे बच्चे सोचते हैं कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, और वे सोचते हैं कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है और मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूँगा। तो बिल्कुल गलत सोचना है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट वाले बच्चे सोचते हैं कि दिस दैट पढ़ के क्या करेंगे, मुझे तो उतना पता ही है। स्पीकिंग में आप थोड़ा बहुत गलती कर सकते हो, ठीक है। बहुत चीज़ क्या है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो खास, अगर हम हिंदी में भी बात करते हैं तो बहुत सारे हमारी भाषा में त्रुटियां होती है, बहुत सारी गलतियां होती हैं, इंग्लिश में भी नो डाउट बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो बोलने के समय में कहते हैं ना, बातचीत करने के समय में वहाँ रूल मैटर नहीं करता, इमोशन मैटर करता है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे ना, तो वहाँ पर इमोशन मैटर नहीं करेगा, वहाँ पर रूल मैटर करेगा, कंसेप्ट मैटर करेगा। बात सबको समझ में आ रही है? तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनना है। आपको क्या बनना है? आपको ना तो लेस कॉन्फिडेंट बनना, ना तो ओवर कॉन्फिडेंट बनना, आपको कॉन्फिडेंट बनना, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंट बनोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट से आपका लर्निंग रुक जाएगा, आपको लगेगा आपको सीखने की जरूरत ही नहीं है और आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेस कॉन्फिडेंट से आप हमेशा डरते रहोगे, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो ये आपके लिए एक एनर्जी की तरह काम करेगा। आप किसी भी, ना केवल इंग्लिश सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना और बहुत आप आगे बढ़ोगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, मैं बताऊंगा कि जो हमारे पेपर में जो इंग्लिश पूछे जाते हैं वो कैसा इंग्लिश होता है। हमारे जो पेपर में जो इंग्लिश पूछे जाते हैं वो अप्लाइड इंग्लिश होते हैं, ठीक है। देखो, अप्लाइड इंग्लिश क्या होता है, मैं यहाँ पर अप्लाइड इंग्लिश की बात करता हूँ। अब बोलोगे सर ये अप्लाइड इंग्लिश क्या होता है? देखिए, हमारे जो स्कूल के टाइम में इंग्लिश पढ़ाया गया वो रूट लेवल का लर्निंग था। हमारे स्कूल में ज़्यादातर डेफिनेशन रटवाया गया कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज टेंस, ठीक है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे जहां पर 4 ऑप्शंस पूछ जाते हैं, वहां पर आपसे डेफिनेशन कभी नहीं पूछता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में केवल ये देखता है कि अगर मैं आपको रूल दूं तो क्या आप उसको बढ़िया से अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अप्लाइड इंग्लिश होता है क्या? तो देखिए, जैसे मान के चलिए, अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात करूँ, जैसे अगर नाउन का बात करूँ तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि नाउन के बारे में सर हम बता देंगे, ठीक है। हर कोई हाथ खड़ा करेगा, ये क्या है सर, ये तो हमारे बचपन से पढ़ाया गया, 5वीं क्लास से पढ़ाया गया कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। अभी मैं बता दूंगा कि नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, ठीक है। तो ऐसा ही डेफिनेशन मुझे हम लोगों को याद है, अभी तक याद है। लेकिन जरा सोचो, एग्जाम में जब आप पेपर में बैठोगे, जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा वहां पर आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। आपसे बस पूछेगा कि सेंटेंस में बताइए कि नाउन कौन है, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को पढ़ करके उस सेंटेंस में आप नहीं बता पा रहे कि नाउन कौन है, तो फिर आपका पिछले जो आपने पढ़ा स्कूल के टाइम में वो आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। आपका डेफिनेशन धरा के धरा गया। और यहाँ पर कंपैरेटिव इंग्लिश में ऐसा होता है बहुत बार, अच्छे जिन बच्चों का स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, वैसे बच्चों के भी अगर मैं क्वेश्चन दे दूँ ना तो नहीं पकड़ पाएगा कि इसमें नाउन कौन है और प्रोनाउन कौन है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम सेंटेंस में स्कैन कर सकते हैं और कैसे हम उस इंग्लिश को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे नाउन के बारे में हमने बात किया बाय डेफिनेशन,
तो अगर मैं बात करता हूँ स्कूल का, तो जरा मुझे बताना कि स्कूल का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। स्कूल क्या है? स्कूल नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है? तो आप डेफिनेटली कहोगे सर कि स्कूल जो यहाँ पर है ना वो नाउन है, हाँ कि ना? बताओ स्कूल क्या है? नाउन है। नाउन हम किसे कहते हैं? किसी भी नाम को कहते हैं, चाहे वो प्लेस का नाम हो, चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे कोई भी थिंग्स का नाम हो, ठीक है, उसे हम नाउन कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन आपको क्या पता है कि स्कूल क्या है? नाउन है। तो यहां पर क्या है कि जैसे मान के चलो कि एक सेंटेंस आपको दिया गया, सेंटेंस क्या है? जैसे सेंटेंस में हमने लिखा रमेश इज अ स्कूल, रमेश इज अ स्कूल टीचर, रमेश इज ए स्कूल टीचर, ध्यान देना, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा जाए, यहां पर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि इसमें नाउन कौन कौन है, इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन है, तो आप क्या कहोगे कि सर एक तो नाउन हमारा क्या है? रमेश है, ठीक है। अच्छा, इज तो नाउन है नहीं, ये तो वर्ब है, और एक क्या? आर्टिकल है। फिर आप क्या कहोगे कि स्कूल भी नाउन है, फिर आप क्या कहोगे कि टीचर भी नाउन है। बात आपको समझ में आ रही है? तो जब आपसे पूछा गया सेंटेंस में कि इसमें नाउन कौन है, तो आपने बताया कि सेंटेंस में एक क्या है? एक रमेश नाउन है, एक स्कूल नाउन है, और एक टीचर नाउन है, बिल्कुल। लेकिन ध्यान देना, अगर आप केवल डेफिनेशन के आधार पर आपने आइडेंटिफाई किया तो आप गलत हो सकते हो। देखिए कैसे, यहां पर ध्यान देना कि रमेश क्या है? रमेश नाउन है, बिल्कुल सही। टीचर नाउन है, बिल्कुल सही। लेकिन इस सेंटेंस में स्कूल नाउन है, बिल्कुल गलत। तो देखो, हो गया ना गलत, हो गया ना गड़बड़। यहां पर आपने रटा था कि स्कूल क्या नाउन है, लेकिन सेंटेंस में आते के साथ ही क्या उसका फंक्शन चेंज हो गया। तो किसी भी एक वर्ड का एक फंक्शन नहीं होता। अगर हम डेफिनेशन रट कर बैठेंगे तो हमसे गलतियां हो सकता है, क्योंकि किसी भी वर्ड का एक फंक्शन नहीं होता है। सेंटेंस में प्लेस पे उसके क्या होते हैं? उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं। तो जरा ध्यान देना कि अब आप कहोगे सर कि यहाँ पर स्कूल नाउन कैसे नहीं है। देखो, मैं अलग से नहीं पूछ रहा हूँ केवल स्कूल के बारे में, मैं सेंटेंस में पूछ रहा हूँ, और सेंटेंस में किसी भी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो सकता है, उसका फंक्शन चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्कूल क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ कि रमेश क्या टीचर है, तो रमेश टीचर है, तो रमेश कैसा टीचर है? स्कूल का टीचर है। तो यहाँ पर क्या किया? स्कूल जो है वो टीचर को क्वालिफाई किया, टीचर को डिस्क्राइब किया। यानी किसको डिस्क्राइब किया? नाउन को डिस्क्राइब किया। ध्यान देना, जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर जो स्कूल है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है, ना कि नाउन है। जैसे ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं बॉय, तो बॉय क्या है? नाउन है, हाँ कि ना? बिल्कुल। और अगर हम बॉय के पहले अगर मैंने लिख दिया गुड, तो गुड क्या है? गुड इस बॉय को डिस्क्राइब किया, ठीक है, इसको क्वालिफाई किया। और जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। तो बात आपको समझ में आ रही है? देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। द गवर्नमेंट ओपनड अ स्कूल। द गवर्नमेंट ओपनड अ स्कूल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, द गवर्नमेंट ओपन अ स्कूल। अब यहां पर नाउन पता करो, तो यहां पर नाउन कौन है? एक तो है गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, ओपन तो नाउन नहीं, ओपन क्या? वर्ब है। और एक हमारा नाउन क्या है? ये स्कूल है। यहां पर स्कूल क्या? नाउन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां जब मैंने स्कूल के बारे में बात किया, इस सेंटेंस में स्कूल का फंक्शन क्या था? एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा था। लेकिन यहां पर जो स्कूल है वो एडजेक्टिव नहीं है, वो अभी नाउन है। अब हम कैसे जानेंगे सर कि ये नाउन है? तो फंक्शन देखो, आगे जब मैं कोर्स में आपको सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, वर्ड्स के पोजीशन के बारे में बताऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कैसे किसी सेंटेंस में हम सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि कब हमारा नाउन का फंक्शन हो रहा है, कब हमारा एडजेक्टिव का हो रहा है, कब वर्ब का हो रहा है, कब प्रोनाउन का हो रहा है। तो देखो, यहां पर गवर्नमेंट कहां पर आया? सब्जेक्ट के जगह पे। ओपन तो वर्ब के जगह पे है, और स्कूल कहां पर है? ऑब्जेक्ट के जगह पे है। और मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं कि जो वर्ड सब्जेक्ट के जगह पे आता है, जो वर्ड ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है, वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर क्या? नाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह पे आया है। और यहाँ पर स्कूल भी क्या है? कि नाउन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आया है। बात आपको समझ में आ रही है कि हम अप्लाइड इंग्लिश किसको कहते हैं? आइए अब अप्लाइड इंग्लिश समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ बात बताऊं, जैसे नॉलेज के लिए मैं आपको पूछूं आपसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस या प्रैक्टिस कौन सा स्पेलिंग सही है? बताओ, प्रैक्टिस का स्पेलिंग ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? आप अगर देखोगे तो ये दोनों ही वर्ड में आपको बस छोटा सा एक डिफरेंस दिखाई देगा कि यहाँ पर सी है
यहाँ पर क्या है सी है और यहाँ पर क्या है एस है। तो ज़रा मुझे बताना कि दोनों में से प्रैक्टिस का कौन सा स्पेलिंग सही है, पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर दोनों ही स्पेलिंग सही है, यानी सी वाला भी सही है और एस वाला भी सही है। वहीं पर अगर बात करें एडवाइस और एडवाइस के बारे में, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी दोनों स्पेलिंग सही है, कोई एक भी गलत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना दोनों में फ़र्क क्या है। जो सी वाला होता है ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन होता है। जो सी वाला होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन होता है। लेकिन जो यहाँ पर एस वाला है प्रैक्टिस, तो ये क्या है, ये वर्ब है। यहाँ पर एडवाइस क्या है, वर्ब है। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रैक्टिस बोलते हैं तो इसका मतलब केवल क्या होता है, इसका मतलब होता है अभ्यास। लेकिन जब हम प्रैक्टिस बोलते हैं तो इसका मतलब होता है अभ्यास करना, यानी जहाँ पर करना का सेंस आ जाए तो उसको हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडवाइस का मतलब हुआ सलाह, लेकिन एडवाइस का मतलब हुआ सलाह देना, देना यानी वर्ब में आपको क्या अंत में ना मिलेगा। जहाँ करना देना के अंत में आपको क्या मिला, ना मिला। जिसके अंत में ना मिलता है, हिंदी से हम पहचान सकते हैं, जिसके अंत में ना मिलता है वो किसका पहचान होता है, वो जनरली वर्ब का पहचान होता है। तो ध्यान दीजिए, जानकारी के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक बात क्या बताया कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस दोनों सही है, एडवाइस और एडवाइस दोनों सही है। बस फर्क क्या है कि एक नाउन है और एक वर्ब है। तो देखो आपको जानकारी तो मिल गया, जैसे आपको स्कूल में जानकारी दिया गया था पहले, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो चाहे कुछ भी है, आपको केवल जानकारी दिया गया था, लेकिन आपको उसको अप्लाई करना नहीं सिखाया गया। तो देखिए यहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, वहाँ पर एग्जामिनर को इससे एकदम से मतलब नहीं है कि आपको कितना पता है, आप कितना इंग्लिश जानते हैं। एग्जामिनर को इससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। एग्जामिनर का लेना देना है कि जब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, जब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तो क्या उस क्वेश्चन में जो भी आप जानते हैं क्या आप उसको अप्लाई कर पाते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपका जानकारी कोई काम का नहीं है। तो जरा देखते हैं, जरा हम भी देखते हैं कि आप क्या यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एडवाइस और प्रैक्टिस से रिलेटेड मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, और यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ नाउन का फॉर्म लगेगा, कहाँ वर्ब का फॉर्म लगेगा। और अगर आपने सही से अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब है कि आपको अप्लाई करना आता है। और अप्लाई हम तभी कर पाते हैं जब हम ग्रामर को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है प्रैक्टिस या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहावत तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। अब जरा मुझे बताना कि यहाँ पर सेंटेंस में सबसे पहले वर्ड के पोजीशन के बारे में समझो कि यहाँ पर ये वर्ड किस जगह पे आ रहा है। ये सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, वर्ब के जगह पे आ रहा है। तो डेफिनेटली ये कहाँ पर आ रहा है, ये सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। और अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के जगह पे जो आता है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें जो यहाँ पर है ना, वो प्रैक्टिस का क्या, नाउन का फॉर्म चाहिए। और नाउन का फॉर्म कौन सा है, जो सी है, ठीक है, सी वाला नाउन का फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ए, ठीक है। बात करते हैं सेकंड पे, तो यू नीड टू प्रैक्टिस या प्रैक्टिस एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यू सब्जेक्ट है, नीड हमारा वर्ब है, और यहाँ पर टू के बाद क्या एक इन्फिनेटिव है। तो देखो हम इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, टू प्लस वर्बन को। देखो टू के बाद अगर वर्बन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। आगे मैं इसे वर्ब के चैप्टर में आपको बताऊंगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, टू के बाद जो अगर टू प्लस वर्बन इन्फिनेटिव है तो टू के बाद जो आएगा वो क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। यानी कि टू के बाद जो वर्ड आता है उसको वर्ब के फॉर्म में होना चाहिए अगर वो इन्फिनेटिव का पार्ट हो तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में हमें वर्ब का पार्ट चाहिए, ठीक है, वर्ब का फॉर्म चाहिए। तो बताओ मुझे कि यहाँ पर वर्ब का फॉर्म कौन है, सी वाला है यानी ऑप्शन ए है, या फिर एस वाला ऑप्शन बी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी प्रैक्टिस। सही सेंटेंस क्या होगा, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं अगले सेंटेंस में, आई विल एडवाइज या एडवाइज यू। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आई क्या है, सब्जेक्ट की जगह पे, यू क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे। यानी कुल मिलाकर के हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। यानी जो वर्ड का पोजीशन बन रहा है वो वर्ब का बन रहा है। वैसे भी क्या यहाँ पर विल क्या मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब एक तरह से क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए होता है, मेन वर्ब चाहिए होता है, यानी वर्ब चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए, तो हम ऑप्शन ए लेंगे या ऑप्शन बी। बिल्कुल हम ऑप्शन बी लेंगे क्योंकि एस वाला यानी एडवाइस हमारा क्या है, वर्ब है। अब लास्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं, आई नीड योर डैश, आई नीड योर एडवाइस या एडवाइस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आई सब्जेक्ट के जगह पे, नीड है वर्ब के जगह पे।
तो यहाँ पर जो हमारा एडवाइस या एडवाइस आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है। और ऑब्जेक्ट के जगह पे हमें क्या चाहिए होता है, हमें नाउन का फॉर्म चाहिए होता है। बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो दोनों में से हमारा नाउन कौन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बात आपको समझ में आ रही है। इसी तरीके से आपको जब रूल को पढ़ाया जाएगा, जब आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, तो कंसेप्ट अगर आप सीख जाएंगे बहुत अच्छे से तो आप बहुत आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप पेपर में क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं कर पाए, देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब जहां हमारे पास 4 या 5 ऑप्शन रहते हैं, बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब होता है कि क्वेश्चन भी एग्जामिनर का होता है, आंसर भी एग्जामिनर का होता है। तो आप कहोगे सर कि अगर क्वेश्चन भी एग्जामिनर का है, आंसर भी एग्जामिनर का है, तो फिर हम लोग एग्जाम क्यों देते हैं, हमारा वहाँ पर क्या काम होता है। तो देखिए हमारा काम होता है डिकोड करना, हमारा काम होता है डिकोड करना कि उसमें से कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन में से कौन सा सही है, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर का होता है और आंसर आपका खुद का होता है। आप अपने ओपिनियन के बारे में वहाँ पर बताते हैं, जहाँ पर लिखने का काम होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको बात करूँ कि स्वच्छ भारत क्या है, स्वच्छ भारत अभियान क्या है, आप स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कुछ बताएं या विवेचना करें, तो आप क्या करेंगे, आप अपने ओपिनियन को बताएंगे, ठीक है। आप अपने ओपिनियन को क्या करेंगे, या तो बताएंगे तो लिखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, आंसर भी एग्जामिनर का होता है और क्वेश्चन भी एग्जामिनर का होता है। आपको क्या करना होता है, बस उसके लैंग्वेज को समझना होता है। और आप उसके लैंग्वेज को तभी समझ पाएंगे, आप डिकोड तभी कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो, ठीक है। और इन्हीं कंसेप्ट को मैं इस कोर्स में आपके लिए क्लियर करूंगा। तो बात आपको समझ में आ रही है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, बहुत ही नर्सरी लेवल का क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम 0 लेवल का, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत आंसर ही करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, जो आप पहले अपने कान से सुनते आ रहे, कान से सुना हुआ इंग्लिश सही नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तरह से सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट को आप केवल सुन करके थोड़ा बहुत सीख लोगे तो आप समझोगे क्या मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका, बिल्कुल नहीं। तो चलो वो क्वेश्चन ये है, एकदम से नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, चलो बताओ इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। मैंने क्या बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं। तो आप में से कई लोगों का आंसर क्या आएगा, सर 26। सर ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन तो कोई भी बता सकता है, ठीक है। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट नहीं होता है, ठीक है। केवल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, लेटर 26 होता है। ध्यान देना, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, लेटर कितना होता है, 26 होता है। अब ज़रा मुझे बताओ तो, ठीक है, देखिए किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है लेटर। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर टोटल कितने हैं, 26, ठीक है। और इसी 26 लेटर्स को मिलाकर के एक नाम दिया गया है, एक नाम क्या दिया गया है, अल्फ़ाबेट। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में देखो यहाँ पर हम एस नहीं लगा सकते क्योंकि अल्फ़ाबेट क्या होता है, एक ही होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर 26 है, ठीक है। और इस 26 लेटर्स को मिला करके हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। तो आज के बाद से कभी भी आपसे पूछा जाए कि कितने इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट है, तो आंसर क्या देना है कि अल्फ़ाबेट एक ही होता है, उसमें लेटर्स 26 होते हैं। बात आपको समझ में आ रही है। और ये छोटा सा क्वेश्चन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो एक सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप मुझे बताना कि गड़बड़ी क्या है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत आसानी से अब इस क्वेश्चन का जवाब आप दे दोगे। देखो ये पूछा हुआ सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा शी लर्न दी अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 6। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में गड़बड़ी क्या हुआ, सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि जब वो 6 वर्ष की थी तब वो अल्फ़ाबेट सीख चुकी थी, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ज़रा बताओ। तो देखो यहाँ पर सब कुछ सही है, देखो शी सही है। अगर पास्ट में तो लर्न को अगर हम V2 में लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल लगाएं, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, सब जगह सही है। 6 वर्ष की उम्र में भी हमने क्या लिखा, एट द एज ऑफ 6। प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में, अभी भी हमने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट संख्या में कितना होता है, 1 होता है। अल्फ़ाबेट 1 होता है, ठीक है, लेटर 26 होता है। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर कोई भी चीज़ अगर 1 हो, सिंगल हो, तो क्या उसमें हम कभी भी एस या ई एस लगाते हैं? नहीं ना। अगर मैं देखो, अगर मैं एक लड़का के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 बॉय, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं 1 बॉय लिखूंगा या फिर 1 बॉयज़ लिखूंगा? जरा बताना मुझे। बिल्कुल आप कहोगे सर कि अगर 1 है तो सर बॉय लिखेंगे, ठीक है, बॉयज़ हमारा गलत हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम है, जब अल्फ़ाबेट एक ही होता है, ठीक है, तो फिर हम उसमें एस कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ कि यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, एस हटाना पड़ेगा। बात आपको समझ में आ रही है? तो आइए अब इस कोर्स के सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए हम जानते हैं कि इस कोर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है। 90% जो इंग्लिश ग्रामर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आधारित है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, कैसे हम किसी वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम किसी वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे एक वर्ड के कई डेरिवेटिव हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम जानते हैं कि टेंस कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस में क्या पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। देन हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्टिंग एरर्स। स्पोर्टिंग एरर्स का हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। स्पोर्टिंग एरर्स में क्या होता है, ग्रामर पढ़ लेने के बाद, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच करने के बाद, टेंस करने के बाद, वॉइस करने के बाद, यानी ग्रामर कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करना है, स्पोर्टिंग एरर्स पे काम करना है, यानी सेंटेंस में हम गलतियां ढूंढेंगे, ठीक है। स्पोर्टिंग एरर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्पोर्टिंग एरर्स के बाद हमारा जो होगा वो क्या होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको गलत सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है। सेंटेंस के कोई पार्ट को हिस्सा क्या होता है, गलत होता है, जिसे हमें क्या करना होता है, इंप्रूव करना होता है, यानी कि उसे सुधारना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी एक सेंटेंस को क्या कर देगा, जम्बल्ड कर देगा उसको, ठीक है, यानी उसको मिक्स कर देगा। उसको क्या करना, आपको सही ऑर्डर में क्या करना, रीअरेंज करना, ताकि उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकले। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिलर्स के बारे में जानेंगे। फिलर्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक का बात करें तो फिलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी चलो लिख देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, फिलर्स का मतलब क्या हुआ, फिलर्स का मतलब वो फिल इन द ब्लैंक, और फिल इन द ब्लैंक से दिल्ली पॉलिटेक्निक में बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग 70% जो क्वेश्चन आपके होंगे ना, 70% जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा पूछने का, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस 70% को कवर करने के लिए आपको इधर के जो पार्ट है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, टेंस, वॉइस, इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक लगभग सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है इस टॉपिक से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्लोज टेस्ट का, ठीक है। कुछ बच्चे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन पहले से बनाए होंगे, कुछ बच्चों के लिए क्लोज टेस्ट एकदम से नया लग रहा होगा। तो मैं बताता हूँ क्लोज टेस्ट में होता क्या है। जब हम एक सेंटेंस का फिल इन द ब्लैंक करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन। लेकिन जब आपको पैसेज में फिल इन द ब्लैंक करना पड़ता है, यानी एक पैसेज, एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, और उस पैराग्राफ में जगह जगह पे क्या करेंगे, वर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा। तो वहां पर आपको क्या करना, जहां पर डिलीटेड पार्ट होगा ना, उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा। उस 4 ऑप्शन से किसी एक वर्ड को पिक करना जो कि उस पैसेज में सही बैठे, उस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सही यूज हो पाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है क्लोज टेस्ट क्या होता है। आगे मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोज टेस्ट क्या होता है। एक तरह से पैसेज ही होता है क्लोज टेस्ट, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, फिल इन द ब्लैंक करना पड़ता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन तो आप जानते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पैसेज। स्कूल के टाइम से भी आपने बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बनाए होंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या, पैसेज। लेकिन यहाँ पर जो पैसेज हम सॉल्व करेंगे ना, वो स्कूल वाला स्टाइल में नहीं करेंगे। हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, स्कूल के टाइम में क्या करते थे कि पैसेज के क्वेश्चन को क्या करते थे, पहले क्वेश्चन पढ़े थे, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो हमें रिलेटेड वर्ड हमें पैसेज में दिख जाता था, हम वहीं से छापना शुरू कर देते थे। एक्चुअली में क्या करना होता था, वहाँ पर हमें क्या करना होता था, आंसर को लिखना पड़ता था। यहाँ पर आंसर को लिखना नहीं, आपको 4 ऑप्शन से पिक करना है, ठीक है। तो कभी कभी ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पैसेज, देखो कभी कभी पैसेज होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन तुरंत आपको मिल जाएगा। जैसे पैसेज अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ठीक है। अब उसी से आपको पूछ देगा क्वेश्चन में कि व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस।
तो आप तुरंत तो उसका आंसर कर पाएंगे क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, तो यहाँ पर आपको खोजने से नहीं होगा, आपका कंप्रीहेंशन जबरदस्त होना चाहिए, आपका रीडिंग हैबिट होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को बना पाओगे। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम की बात करें तो पॉलिटेक्निक एग्जाम में पैसेज के क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, लेकिन फिर भी ये सिलेबस का पार्ट है तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से कंप्लीट वोकैब का सेक्शन है, वर्ड पावर का सेक्शन है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें पता है कि वर्ड मीनिंग का कितना ज़रूरत होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चों के लिए एक डर का वजह भी बनता है वर्ड मीनिंग। बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे वर्ड्स है, कैसे याद करें, कैसे याद रखें, याद करते हैं भूल जाते हैं। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपको वर्ड मीनिंग ट्रिक से सिखाऊंगा, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड से मैं आपको मल्टीपल वर्ड याद करा दूंगा, इसके लिए आपको कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वर्ड के सेक्शन में हम लोग क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या जानेंगे, क्या क्या मैं कवर करूंगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करूंगा। उसके बाद OWS का मतलब क्या हुआ, OWS का मतलब हुआ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब हुआ वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिनोनिम्स, है ना। इसको क्या बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, साइनोनिम्स, इसको साइनोनिम्स नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग, वैसे दो वर्ड जिसके मीनिंग सेम रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स नॉट एंटोनियम्स, ठीक है, इट्स एंटोनिम्स। बहुत सारे बच्चे इसको एंटोनियम्स पढ़ते हैं। एंटोनिम्स का मतलब क्या हुआ, वैसे वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है, जो वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेलिंग टेस्ट करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेलिंग टेस्ट में आपको चार, एक ही वर्ड के चार आपके स्पेलिंग दिए जाएंगे, चार तरीके से लिखे जाएंगे, फिर आपको बोलेगा कि पता करो इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है, कौन सा स्पेलिंग सही है और कौन सा स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है आपके कोर्स के लिए। इस सिलेबस को मैं 1 by 1 कवर करूंगा, बहुत ही जीरो लेवल से कवर करूंगा, और हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं प्रत्येक टॉपिक पे क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ताकि केवल पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, हमें उस पर प्रैक्टिस भी करना होता है। तो ये रहा आज का इंट्रोडक्शन क्लास। आशा करता हूं कि आपको इस कोर्स के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप राज सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।